अमित जैसे ही चांदनी को उसके रूम से बाहर लाया तो पिंकी उसकी बाह पकड़कर बोली, प्लीज अमित, आंटी से कुछ मत कहो, प्लीज इसे एक आखिरी बार माफ कर दो। आगे से ये मनमीत की जासूसी नहीं करेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे। पिंकी की आवाज सुनकर राजीव भी अपने कमरे से बाहर आ गया। तभी अमित गुस्से में पिंकी पर भड़का, पिंकी तुझे पता भी नहीं है कि इसने आज होटल में कितना तमाशा किया है। मनमीत को थप्पड़ ही नहीं मारा इसने, बल्कि मनमीत की थाल भर भर कर बेइज्जती भी की है इसने। वो तो कान्हा जी का थैंक यू कहो तुम कि वक्त पर वहां राजीव पहुंच गया और इसे पकड़कर घर ले आया, वरना तो आज ये लड़की उस होटल में हमारी इज्जत नीलाम करके ही आती। और तुम्हें पता है इसके साथ वहां अनाया के भैया कृषि भी थे। इसकी बदतमीजियों की वजह से उन पर हमारे परिवार का कितना गलत इंप्रेशन पड़ा होगा, ये सोचा है तुमने? ओह तो ये बात है, पिंकी की जिंदगी बर्बाद होती है तो हो जाए, पर तुम्हारे होने वाले साले साहब के सामने तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, है ना अमित? चांदनी ने अकड़ कर पूछा। अमित और पिंकी दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। राजीव भी ये सुनकर शॉक्ड रह गया। तभी चांदनी फिर से बोली, अमित मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके सामने मेरा क्या इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए पिंकी की खुशियां ज्यादा मायने रखती है। पहले ही ये दिल पर चोट खाए बैठी है, पर मैं इसकी आत्मा पर घाव नहीं होने दूंगी। मनमीत इसके लिए सही लड़का नहीं है और मैं इसकी शादी उस लफंगे मनमीत से कभी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन तुम जाओ और जाकर अनाया से इश्क लड़ाओ, तुमसे मदद नहीं मांगी है मैंने, समझे? इतना कहकर चांदनी फिर से अपने कमरे में जाने के लिए पलट ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी चाची पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके कदम रुक गए और उसने अपनी नजरें झुका ली। अमित और पिंकी की नजरें भी उन पर पड़ी और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अनु चांदनी को घूरते हुए उसके पास आई। वो अपनी सफाई में कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी अनु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए बोली, चल मेरे साथ। आंटी आंटी प्लीज माफ कर दीजिए इसे, आगे से ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, पिंकी उनके पीछे जाते हुए बोली। पर अनु ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे तेजी से सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। पिंकी पलटकर अमित के पास आकर गुस्से में बोली, अब मिल गया तुम्हें सुकून, अब खुश हो। अमित भी उस पर गुस्से में भड़का। पिंकी उसे इस वक्त डांट पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे शराफत की भाषा समझ नहीं आती है। अगर आज उसे नहीं समझाया गया तो वो कल फिर उस मनमीत की जासूसी करने पहुंच जाएगी, और फिर भगवान ना करे कि तुम्हारे उस मंगेतर ने मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, तुम या वो मनमीत? पिंकी उसे एकटक देखने लगी तो अमित फिर से बोला, कभी सोचा है तुमने पिंकी कि आज जो चांदनी ने होटल में किया है, अगर वो सब मनमीत ने आज जगराते में सबको बता दिया तो क्या होगा? पिंकी कोई जवाब नहीं दे सकी, बस सोच में पड़ गई। तभी अमित फिर से भड़का, जवाब मैं देता हूँ, एक बार फिर मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन को तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मनमीत ने जो ड्रामा तुम्हारी मंगनी में किया था उसके बाद मैं 200% श्योर हूँ कि वो आज भी चुप नहीं रहेगा। पिंकी उसे एकटक देखने लगी, पर अमित गुस्से में तेजी से नीचे चला गया। उसके जाते ही पिंकी ने 2 पल सोचा और फिर तुरंत मनमीत को कॉल करने लगी। हाय पिंकी, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, मनमीत मुस्कुराते हुए बोला। तो पिंकी ने उसे बीच में ही टोकते हुए पूछा, आपकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है मनमीत? उसका सवाल सुनकर मनमीत मन ही मन बोला, ओह गॉड, कहीं इसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैंने आपसे कुछ पूछा मनमीत, आपकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है? अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते और किसी वजह से इस शादी से इनकार नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं इस रिश्ते से खुद अपने कदम पीछे ले लूंगी और आपको किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, पिंकी बोली। वही खड़ा राजीव उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। तभी दूसरी ओर से मनमीत बोला, ऐसी कोई बात नहीं है पिंकी, मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर ऐसा है मनमीत तो आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, पिंकी बोली। मनमीत 2 पल के लिए सोच में पड़ गया। तभी पिंकी फिर से बोल पड़ी, आज जो कुछ भी होटल में चांदनी और आपके बीच हुआ वो आप किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर मनमीत के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। प्लीज मनमीत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चांदनी मेरी बचपन की दोस्त है और बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए शायद ये सब कर रही है। उसे आपको लेकर कोई गलतफहमी हो गई है
पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से वो आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी। बस आप एक आखिरी बार उसे माफ कर दीजिए, और प्लीज आज जो कुछ भी उसने किया वो किसी को मत बताएगा। मैं नहीं चाहती कि चांदनी की नादानी की वजह से उसके परिवार का सिर अब किसी के भी सामने झुके। प्लीज। पिंकी की बातें सुनकर मनमीत के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई और वो तुरंत बोला, पिंकी प्लीज, आपको बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक बार कहना ही काफी था मेरे लिए। यू डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आज जो कुछ भी चांदनी ने होटल में किया है, आप समझिए कि वो सब उस होटल में ही दफन हो गया है। थैंक यू मनमीत, थैंक यू सो मच। पिंकी ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया और वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर राजीव पर पड़ी। उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चली गई। राजीव भी अपने कमरे में आ गया और परेशान होकर बेड पर बैठ गया। वो मन ही मन बोला, शायद मुझे अमित को ये सब नहीं बताना चाहिए था, पर चांदनी किसी मुश्किल में फंसे उससे तो बेहतर होगा कि वो अपने घर पर थोड़ी डांट ही खा ले। दूसरी ओर अनु चांदनी को धीरज के रूम में लेकर आई, जो अलमारी से जगराते में पहनने के लिए कपड़े निकाल रहे थे। वो चांदनी को देखते ही बोले, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। अब खुद बता दे कि मैं जगराते में कौन सा कुर्ता पहनूं, वरना बाद में कहेगी कि ये अच्छा नहीं है, इसे चेंज करिए। अनु कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी चांदनी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसे कुछ न कहने का इशारा किया। अनु उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी धीरज कुछ कुर्ते लेकर चांदनी के पास आकर बोले, चांदनी ये सब तेरी पसंद के है, अब बता कौन सा पहनूं। चांदनी ने तुरंत सारे कुर्ते लिए और उसमें से एक पीले रंग का कुर्ता सेलेक्ट करके बोली, ये वाला चाचा जी, मैं अभी उसे प्रेस करके लाती हूँ। हाँ बेटा जा, धीरज चांदनी के सिर पर हाथ फेर कर बोले। उसने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और कुर्ता लेकर वहां से चली गई। अनु चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। धीरज ने उसका परेशान चेहरा देखा तो पूछ बैठी, तुम्हें क्या हुआ, तैयार नहीं होना है क्या? तैयार होने ही जा रही थी, इतना कहकर अनु भी अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी और फिर मन ही मन बोली, इस वक्त मुझे इन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। माँ तो कल जा ही रही है, उनके जाने के बाद इनसे बात करती हूँ, वरना वो बेवजह बात का बतंगड़ बना देगी। एक बार वो चली जाए फिर इस लड़की की अच्छी क्लास लूंगी। जरूरत से ज्यादा बदतमीज हो गई, किसी का लिहाज नहीं है इसे। पता नहीं इसने ऐसा क्या देख लिया है जो बेचारे मनमीत के पीछे ही पड़ गई है। दूसरी ओर चांदनी ने धीरज के रूम से बाहर आते ही सुकून की सांस ली। थैंक यू कान्हा जी, आज बचा लिया आपने, वरना आज तो अच्छी खासी डांट पड़ती। थैंक यू। चांदनी ने इतना कहकर ऊपर सीलिंग की ओर देखा और फिर तेजी से अपने कमरे में आ गई। उसने अलमारी से अपने पहनने के लिए कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। दूसरी ओर मनमीत युग से फोन पर बात कर रहा था। आज हमें चुप रहना होगा युग, क्योंकि पिंकी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है और मैंने उससे वादा भी कर दिया है कि आज जो कुछ भी होटल में हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इट्स ओके मनमीत, पिंकी की बात मानकर तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तुम्हारे इस फैसले से पिंकी का तुम पर भरोसा और पक्का हो जाएगा। अब चांदनी सिर पटकती रह जाएगी पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। आज तो मेरे भाई को भी ये समझ आ गया होगा कि वो गलत लड़की का साथ दे रहे हैं। अब शायद वो भी चांदनी की मदद नहीं करेंगे, इसलिए अब हम भी चुप रहेंगे। चांदनी को अपने हाथ पैर मारने दो, अब हम हमारा खेल सही वक्त आने पर ही खेलेंगे। युग अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए बोला। उसकी बातें सुनकर मनमीत भी बोला, हाँ युग, पहले मेरी सबके सामने इंसल्ट और आज इतने लोगों और अमायरा के सामने मुझे थप्पड़ मारा है उसने। आसानी से तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसे, बदला तो लेकर ही रहूंगा। बस इसलिए ही तो आज पिंकी की बात मानकर चुप हूँ, वरना तो आज उस लड़की और उसके पूरे परिवार की इज्जत का ऐसा तमाशा बनाता कि उन्हें मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलती। युग कुछ कहने जा ही रहा था कि उसकी नजर कृषि पर पड़ी, जो उसके कमरे में ही चला आ रहा था। वो तुरंत मनमीत से बोला, आई नो मनमीत कि चांदनी ने आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत है, पर जाने दो यार, तुम्हारी होने वाली वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है वो। पिंकी भाभी उसे अपनी बहन की तरह मानती है, इसलिए उनकी खातिर तुम चांदनी की बदतमीजी को इग्नोर करो और अपनी शादी के फंक्शन मुस्कुराकर अटेंड करो। मनमीत उसकी बातें सुनकर पहले थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर बोला, लगता है कृषि भैया आ गए हैं, है ना? हाँ वही तो कह रहा हूँ तुमसे, भूल जाओ सब कुछ और अपनी शादी के फंक्शन एंजॉय करो। युग फिर से बोला। मनमीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए बोला, ओके बॉस, मैं समझ गया, फोन रखता हूँ, जल्दी आजा, हम तेरा वेट कर रहे हैं।
हाँ आता हूँ, इतना कहकर युग ने कॉल कट की और पलट कर देखा तो कृषि उसके पीछे खड़ा हुआ था। युग ने अनजान बनने का ड्रामा करते हुए पूछा, भैया आप कब आए? कृषि ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे घूरने लगा तो युग ने टेबल पर रखा परफ्यूम उठाया और अपने कपड़ों पर लगाते हुए बोला, वैसे भाई आपको आपकी ये दोस्त थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब नहीं लगती? सब पता चल गया है मुझे, आज उसने होटल में क्या तमाशा किया है और कैसे उसने कृषि खुराना की इज्जत की बैंड बजा दी। अच्छा हुआ जो आप समीर मामू के होटल या हमारे होटल में उस लड़की के साथ नहीं गए थे, वरना अब तक मामू के साथ साथ पापा को भी पता चल जाता और आज मेरे साथ साथ आपकी भी क्लास लग जाती। युग तुम्हें मनमीत ने बताया होगा ना कि आज होटल में क्या हुआ? तभी कृषि ने पूछा। युग उसकी ओर पलटकर बोला, और कौन बताएगा भाई, मैं खुद थोड़ी था वहाँ। आई नो युग कि तुम नहीं थे वहाँ, पर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। ये सुनकर युग उसे हैरानी से देखने लगा तो कृषि वही बैग पर बैठा और बोला, मैं चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी होटल में हुआ वो चांदनी और पिंकी की फैमिली को कभी पता ना चले। युग आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। कृषि उठकर उसके पास आया और बोला, मनमीत तुम्हारा दोस्त है ना, तो प्लीज मेरी खातिर उसे समझाओ कि आज जो कुछ भी चांदनी ने किया है उसे वो उसकी नादानी समझकर भूल जाए। पर क्यों भाई, वो लड़की तो हाथ धोकर मनमीत के पीछे ही पड़ गई है। पहले उसकी सगाई में और आज होटल में थप्पड़ ही मार दिया उसने उसे, वो भी इतने लोगों के बीच। युग गुस्से में बोला। कृषि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगा, उसे शायद मनमीत को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। तुम प्लीज मनमीत से कहो कि वो किसी को कुछ ना बताए प्लीज। वैसे तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि पिंकी ने उससे रिक्वेस्ट की है कि वो चुप रहे। फिर भी मैं उसे समझा दूंगा, पर मुझे ये बताए कि आप उसके साथ उस होटल में क्या करने गए थे? युग ने पूछा। कृषि सोच में पड़ गया कि वो युग को क्या जवाब दे, पर फिर बोला, कुछ नहीं, वो मुझे रास्ते में मिल गई थी, ऑटो का वेट कर रही थी तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। फिर सोचा कि कॉफी पी लेते हैं। ओह फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं आपको उस पागल लड़की से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। युग की बातें सुनकर कृषि उसे घूरने लगा। युग ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई आप दुनिया की किसी भी लड़की से शादी करके उसे मेरी भाभी बना दीजिए, पर प्लीज उस पागल लड़की को नहीं। प्लीज, साइको है वो लड़की, उसके लिए उसी के जैसे किसी साइको लड़के की जरूरत है, पर आप प्लीज उससे दूर रहिए क्योंकि वो माँ की तरह सिर्फ दिखती है नहीं। कृषि ने नजरें उठाकर तुरंत उसकी ओर देखा तो युग मुस्कुराते हुए फिर से बोला, चलता हूँ, जगराते में जाना है मुझे, प्लीज आप नानी को संभाल लेना। कृषि कुछ कहता उसके पहले ही युग वहां से चला गया। उसके जाते ही कृषि सोच में पड़ गया। दूसरी ओर चांदनी रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई। उसने ऑरेंज कलर के पटियाला सूट पर हरे रंग का दुपट्टा डाल रखा था। वो अपनी चूड़ियां ठीक करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर तभी उसकी नजर अपने रूम से बाहर आ रहे राजीव पर पड़ी, जिसने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था। उसे देखकर चांदनी के कदम रुक गए। राजीव की नजरें भी उससे टकराई, पर वो बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए उसकी बगल से निकल कर जाने लगा। पर तभी चांदनी ने उसकी कलाई पकड़ ली। लेखिका कविता वर्मा।